जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम है 12 जुलाई को, तो इस क्लास को आप देख कर जाइएगा। 100% 5 से 6 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सारे सवाल आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयार किए गए। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आपका सीआरपीएफ का ही नहीं, अगर आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे सवाल पूछा गया है दोस्तों, कल की क्लास में मैंने 26 सवाल डिस्कस किए थे। आज वहीं से आगे से हम शुरू करने वाले हैं। हमारा 27वां सवाल है, रजिया सुल्तान अपने भाइयों से श्रेष्ठ थी, ये किसका कहना था? आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो सकता है सवाल। बहराम शाह ने कहा था, अकरम शाह ने कहा था, बलबन ने कहा था या मिनहाज अल सिराज ने कहा था? आपको नोट करके रखना है। रजिया सुल्तान अपने भाइयों से अधिक शिक्षित और अधिक श्रेष्ठ थी, ये किसने कहा था? मिनहाज अल सिराज ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। अगर बात करें बलबन, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बलबन। अगर आपसे पूछ लिया जाए बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1266 से 1287 तक दोस्तों बलबन का कार्यकाल रहा। यह सवाल भी आपको नोट करना है, अच्छा सवाल है। और बलबन का संबंध कौन से वंश से है? ये दोस्तों मुगल वंश से है। आपको ये सब चीजें तो याद ही होंगी। सॉरी दोस्तों, गुलाम वंश से है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और चिल्का झील यहाँ पर स्थित है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। ये सवाल भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों उड़ीसा से आपको 2 से 3 बातें और याद रखनी है। रज पर्व, कौन सा दोस्तों? रज पर्व, नुआखाई, और दोस्तों धानु जात्रा, ये सब पर्व दोस्तों कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ये सवाल भी आपको नोट करने हैं। बात करें मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और दोस्तों शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाते हैं। आपको याद होगा मेघालय में दोस्तों पहाड़ियाँ पाई जाती, कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतियाँ। ये सवाल मैंने आपको नोट कराया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है, तो आपको याद रखना है खासी पहाड़ी के नीचे। किसके? खासी पहाड़ी के नीचे। ये सवाल भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भवानी द्वीप, होप द्वीप, लक्षद्वीप, बोर्नियो द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको बता दें एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान करके रखें, अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर विश्व में तीसरे क्रम का कौन है? बोर्नियो द्वीप है। विश्व में तीसरा स्थान किसका है? बोर्नियो द्वीप का। लेकिन एशिया में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है बोर्नियो द्वीप। अगर बात की जाए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको 2 से 3 चीजें बताई थी दोस्तों। अंडमान और निकोबार, इसको आपस में कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मालदीव को मिनिकॉय से, दोस्तों किसको? मालदीव को मिनिकॉय, इसको दोस्तों आपस में अलग कौन करता है? 8 डिग्री अक्षांश। कौन? 8 डिग्री अक्षांश। ये सवाल आप नोट कर लें। और दोस्तों मिनिकॉय को कवरत्ती यानी कि मनिकॉय को कवरत्ती से, इसको अलग कौन करता है? इसको अभी आप लिख लें, मिनिकॉय को, यानी कि दोस्तों मिनिकॉय को लक्षद्वीप। आपके ऑप्शन में जो देखा रखा हो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लगाना है। अगर आपसे पूछ रहे इसको कौन अलग करता है? 9 डिग्री अक्षांश से। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 8 डिग्री अक्षांश। और मिनिकॉय
मिनी क्वाई को कवरत्ती से कौन अलग करता है? 9 डिग्री अक्षांश। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्न नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 25 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दोस्तों आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं को लेकर है। दोस्तों अनुच्छेद 25 इसका संबंध किससे है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। आपके ऑप्शन में अगर धार्मिक स्वतंत्रता लिख के आए तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता एक ही बात होती है। आपको याद होगा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक इनमें किसका उल्लेख है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति अपना कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी स्वतंत्रता है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दोस्तों क्या है? तो आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 32 से 35 ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है और दोस्तों दोबारा रिपीट हो सकता है ये सवाल है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, इटली। तो दोस्तों आपको याद रखना है बैरन द्वीप ये किसका दोस्तों हिस्सा है? ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये दोस्तों बैरन द्वीप ही है। और ये दोस्तों कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर दोस्तों अंडमान निकोबार से आपको एक सवाल और याद रखना है, जैसे कि दोस्तों गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहां पर इंडोनेशिया और इटली देकर रखा हुआ है। यहां से दोस्तों ज्वालामुखी हैं जो आपसे परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एटना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है तो आपको ध्यान में रखना इटली में। और विसुवियस एटना और विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। इंडोनेशिया माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहां पर से? इंडोनेशिया में। क्राकातोआ ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बताएं मोनोलोआ ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता एलोरा के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चंदेल शासक, गंग वंश। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों अजंता एलोरा के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए हैं? तो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है राष्ट्रकूट वंश। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा चोल वंश इनने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर के मंदिर। आपको ये सब चीजें मैं नोट करा चुका हूं। और किस वंश कौन बनवाया था? राजराज प्रथम। ये बातें मैंने आपको नोट कराई हैं। दोस्तों चंदेल शासक इन्होंने कौन से वंश के मंदिर बनवाए थे? जल्दी से बताएं। इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल शासकों ने। ये दोस्तों चंदेल शासक, गंग वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश मैंने आपको इतनी बार बता दिया है, अब तो आपको रट गए होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं चंदेल शासक इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। 1929, 1930, 1931, 1932 गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको पूरी डेट याद रखनी है। कब? 5 मार्च 1931 को दोस्तों हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। और दोस्तों ये डेट एनसीईआरटी की डेट है, इसको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। बात करें ऑप्शंस को लेकर, दोस्तों गांधी इरविन समझौता अगर आपको याद हो 1929, इसको क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको भी आप ध्यान में रखें, किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। बात करें 1930, इसको दोस्तों क्या हुआ था? दांडी मार्च। और दोस्तों दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब का? ये भी 1930 का है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों दांडी यात्रा क्यों निकाली गई थी? आपको याद होगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा निकाली गई थी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1932 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको दोस्तों याद होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। ये बातें अब आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों 1931 में एक घटना और हुई थी, 23 मार्च 1931। एक घटना दोस्तों और हुई थी 23 मार्च 1931 को। आपको याद होगा सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके बताएं दोस्तों कानपुर अधिवेशन ये कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, क्रिस्टिना कोच, सिरिसा बांदला और दोस्तों वैलेंटीना टेरेस्कोवा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, सवाल को सही से पढ़िएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको ध्यान में रखना है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लें। आपसे परीक्षा में पूछा गया था अभी हाल ही में सीआरपीएफ की कि 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो उसका आंसर था सिरिसा बांदला। आपने दोस्तों आंसर सही किया होगा। दोस्तों क्रिस्टिना कोच, आपको याद होगा चंद्रयान दोस्तों चंद्रयान 3 आपको दोस्तों याद होगा। चंद्रयान यानी कि आर्टेमिस मिशन दोस्तों, इसके तहत चंद्रयान मानव को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये दोस्तों मिशन किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें जाने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है? क्रिस्टिना कोच। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खिर्ज खां का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये सवाल दोस्तों अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कल वाली क्लास में। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। खिर्ज खां, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1414 से 1421। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। 1536 से 1540 किसका शासनकाल है? रजिया सुल्तान का शासनकाल है। और दोस्तों 1265 से 1286 ये दोस्तों किसका शासनकाल है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने शायद आपको बताया भी था। ये आपका दोस्तों बलबन का शासनकाल है। ये थोड़ा आप याद रख लें। और दोस्तों 1296 से 1316 ये किसका शासनकाल है? ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है गयासुद्दीन बलबन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसको कहते हैं HCl। और दोस्तों इसको और क्या कहा जाता है? आपको याद होगा अम्लराज भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। अब दोस्तों याद होगा टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना लाइकोपीन। दोस्तों लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों अभी हमने इस सवाल को डिस्कस कर लिया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित लोग हैं, उनके लिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 29-30 के अंदर। ये सवाल आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
है, इसको आप ध्यान में रखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23-24। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो कार्य बल है वो निषेध रहेगा। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24 है। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें, ताकि दोस्तों वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा में अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, 100% आपको सफलता दिलाने वाली क्लास होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों वलित, यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी? वलित। सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में कई बार बना है सवाल। ये दोस्तों अरावली होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता विश्व की सबसे नवीनतम दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी बन चुकी? हिमालय। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। एंडीज, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से सवाल आने की बहुत संभावना रहने वाली है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 165, आर्टिकल 266। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 338 ए। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा पहले क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, पहले क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। पहले दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में हुआ करता था? आर्टिकल नंबर 338 है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 338 है। फिर होता है दोस्तों आपको याद होगा 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब का? ये वर्ष 2003 का है। कब का? वर्ष 2003 का है। इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। और आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 338 ए। उम्मीद करता हूं आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 165। ये दोस्तों महाधिवक्ता से संबंधित होता है, यानी कि दोस्तों भारत का जो महाधिवक्ता है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 165। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आपको याद होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल नंबर 266 को लेकर है। दोस्तों आपको याद होगा संचित निधि, इसका उल्लेख कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 266। और आर्टिकल नंबर 267 में किसका उल्लेख है? आकस्मिक निधि। जो दोस्तों भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, जो भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा आती हैं उसमें दोस्तों आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर बात की जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासेनाम चेरापूंजी। और किस पहाड़ी के नीचे होती है? तो मैंने अभी आपको बताया खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मथुरा में दोस्तों, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में। और सर्वाधिक वर्षा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है? गोरख में। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन, प्रथम, सिंह विष्णु, बिंबिसार, दंतीदुर्ग। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों कुछ सवाल मैं ऐसे लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं की शिफ्टों में पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों सवाल रिपीट होना शुरू हो चुके हैं आपकी सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की परीक्षा में। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना पुलकेशिन प्रथम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करें सिंह विष्णु, ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक थे? हमने आपको नोट भी कराया था, पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। बिंबिसार आपको याद होगा हर्यक वंश।
कमेंट करके जल्दी से बता दें। दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक हैं, जल्दी से बता दें। कई बार मैं आपको नोट करा चुका हूं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, आचार्य विनोबा भावे, मैडम HP। दोस्तों क्या लिखा है ये ब्याला वस्क। ये बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन दोस्तों परीक्षा में सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर बात करें ऑप्शंस को लेकर, लाला लाजपत राय सर्वेंट ऑफ पीपल, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की है? लाला लाजपत राय। यह सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा होम रूल लीग मूवमेंट कब का है? 1916। होम रूल लीग मूवमेंट ये कब का है? 1916 का है। और दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह सवाल हाल ही में भी किसी परीक्षा में पूछा गया, इसको आप ध्यान में रखें। बात करें दोस्तों ऑप्शंस को लेकर, आचार्य विनोबा भावे, ये दोस्तों किससे संबंधित है? इनका भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों मैडम HP वेला लस्क करके जो नाम है, ये दोस्तों इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी, कौन सा? तो दोस्तों थियोसोफिकल, इसको आप लिख लें, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की है? मैडम HP ने की है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पूरा नाम पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, चेन्नई। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है। आपको याद होगा कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर। दोस्तों कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों आपको याद होगा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपको याद होगा उन्होंने कलकत्ता के कौन थे? कलकत्ता के दोस्तों कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया था इस अधिवेशन के दौरान। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये दोस्तों 1886 में हुआ था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने? इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये सवाल भी आप नोट करें। दोस्तों कांग्रेस के 1, 2, 3 ये 3 अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वाला कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों 28 दिसंबर 1885, पूरी डेट आपको याद रखनी है। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपको याद रखना है 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दोस्तों इसका जो तीसरा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? ये दोस्तों मद्रास में हुआ था। कहाँ पर? ये तीसरा वाला अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तीसरा। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ये सवाल आप नोट कर लें। जितनी दोस्तों मैं व्याख्या आपको बता रहा हूँ सारी व्याख्या आप नोट करते चलें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं सवाल लेकर आया हूँ एग्जैक्ट यही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसमें से सवाल आपकी परीक्षा में 100% बनने वाला है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। यानी कि दोस्तों यहां पर सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई? लखनऊ अधिवेशन, चंपारण आंदोलन, बेलगांव अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव स्थान कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये सवाल आप नोट करते चलें। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। किसने की थी अध्यक्षता? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद होना चाहिए था, थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए नाम बदलने का अधिकार
कहाँ पर उल्लिखित है, तो आपको ध्यान में रखना है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर है आपका 19(1)(a). ये सवाल आपको नोट करने हैं। इसमें दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि नाम बदलने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से, आर्टिकल नंबर 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1539, 1540, 1556, 1757। तो दोस्तों आपको याद होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से छाप कर बता दें किसके किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। बात करें 1540 कन्नौज का युद्ध, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। और दोस्तों ये सब सवाल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ एक भी सवाल अब आपका गलत नहीं होना चाहिए ये युद्ध वाले क्षेत्र से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। यौगिक बनाते हैं, जल बनाते हैं, लवण बनाते हैं कि CO2 दोनों। तो आपको याद रखना है दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण दोनों बनाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपकी परीक्षा में सवाल कैसे पूछा गया मैं आपको वो भी बता देता हूं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण के साथ क्या मुक्त करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या बाष्प। यही दोस्तों आपके ऑप्शन में दिए हुए थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल मुक्त करते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों H+ आयन वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। और दोस्तों क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये दोनों सवाल आपको याद रखना है। जो H+ आयन दे वो अम्ल, जो OH- वो क्षार, यानी कि इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, मैं चारों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और 36वां संविधान संशोधन यानी कि 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 1975 का है। इसको आप ध्यान में रखें। इसको दोस्तों इसके द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। 56वां संविधान संशोधन कब का है, 1987 का है। और दोस्तों इसके द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको याद होगा ऑपरेशन विजय 1961, इसके तहत हमने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। आपको याद होगा दोस्तों गोवा किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है, GST से संबंधित है। GST इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इसको आप नोट करते चले जो मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए GST दोस्तों पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में GST लागू हो गई थी। और किसके दोस्तों सिफारिश पर हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति। आर्टिकल नंबर 246A। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है GST से। अगर वहीं आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए GST काउंसिल का संबंध कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 279A। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 246A का संबंध किससे, केवल GST से। और आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 279A इसका संबंध किससे, GST काउंसिल से। ये सब सवाल आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। R हरिकुमार, मनोज पांडे, अनिल चौहान, तपन कुमार डेका। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS कौन है, अनिल चौहान साहब हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कहाँ से संबंधित थे? उत्तराखंड। अभी इनकी हाल ही में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी एरोप्लेन दुर्घटना के अंदर। और दोस्तों कौन सी बटालियन से संबंधित थे? गोरखा बटालियन। ये सब बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। मनोज पांडे, ये दोस्तों थल सेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। आर हरि कुमार, ये दोस्तों नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। तपन कुमार डेका आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? आपको याद रखना है, तपन कुमार डेका। आपको कमेंट करके बताना है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? ये 2 सवाल आपके होमवर्क के सवाल हैं, आपको कमेंट में इनका जवाब बताना है। दोस्तों ये 50 सवाल थे जो आपकी परीक्षा के लिए मुझे महत्वपूर्ण लगे। मैंने दोस्तों इनको विद व्याख्या के साथ आपको समझा दिया। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में टैप करके रखा हुआ है, वहां पर उसको दे रखा है। वहां से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF मैं दोस्तों डेली अपडेट कर देता हूं जो भी क्लासेस यहां पर चलती हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत ही जल्द चलाने वाला हूं। उसमें 20 से 25 क्वेश्चन हुआ करेंगे और उसमें आपका साइंस, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन और उसकी व्याख्या कैसा लगा दोस्तों, ये दोस्तों आपको विचार कमेंट कर जरूर बताएं। क्या ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चलनी चाहिए कि नहीं? अगर आपकी सहमति होगी तो इस क्लास को दोस्तों चलाया जाएगा। बहुत ही लल्लन टॉप क्लास होने वाली है। अपना जवाब आप कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।